एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइजर्स हब। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वाइजर्स हब। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं उन सभी टॉपिक्स के बारे में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये वीडियो है हमारे संविधान के बारे में, जो कि इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से हम कवर करने वाले हैं इस कंप्लीट कोर्स से। तो ये वीडियो है रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा जो इंडिया का संविधान है वो कैसे बना। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे बहुत सारे एक्ट्स जो कंपनी रूल के दौरान आए थे, जो क्राउन रूल के दौरान आए थे, और कहीं ना कहीं उन सभी एक्ट्स ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे इंडिया के जो आज का संविधान है उसको इन्फ्लुएंस किया है। वो हमने पिछली वीडियोस में कवर किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोस को देखिए, और अगर आपको वो वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रीफ डिस्कशन कि हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। सबसे पहले तो जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया जाता है एक बॉडी के द्वारा। वो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया जाता है बाय द प्रोविंसेस। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, बट उससे पहले हमें एक फैक्ट है वो दिमाग में रखना है। वो ये कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा, राइट। सो इट टुक 2 years 11 months and 18 days to frame the Indian Constitution। तो देखिए, जो हमारे इंडिया का संविधान है, राइट, वो बनाया जाता है एक असेंबली के द्वारा, एक बॉडी के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि इंडिया का संविधान बनने जा रहा था तो एक स्पेशल डॉक्यूमेंट बनने जा रहा था। स्पेशल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें एक स्पेशल बॉडी चाहिए, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो आइडिया था कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ये आइडिया लेकर आए थे M.N. रॉय इन 1934। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड की कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, राइट। तो 1938 में नेहरू जी ने ये डिक्लेयर किया था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बनाया जाएगा, और उसमें हमें कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अभी इसका क्या मतलब है? हमने अभी तक क्या देखा था कि चाहे कंपनी रूल था, चाहे क्राउन रूल था, जो भी इंडिया को गवर्न करने के लिए एक्ट्स बनाए जा रहे थे वो ब्रिटिशर्स बना रहे थे। उनमें इंडियंस की पार्टिसिपेशन नहीं थी। उसके बाद कौंसिल्स एक्ट में इंडियन की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया गया, राइट। बट उसमें भी अगर इंडियन की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया भी जाता था तो उसमें इंडियंस तो थे, उन काउंसिल्स में इंडियंस तो थे, बट साथ के साथ उनमें ब्रिटिशर्स भी थे। तो नेहरू जी वाज ऑफ द ओपिनियन कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही होंगे, हमें कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो ऐसा नेहरू जी ने डिक्लेयर किया था, और जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसको इलेक्ट किया जाएगा एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। के बाद 1940 में अगस्त ऑफर आता है, जिसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, वो ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर आए थे कि जो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन वो अडॉप्ट किया जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो कैसा होगा, राइट, उसका कैसा फ्रेमवर्क होगा, उसका ड्राफ्ट लेकर आए थे। बट इस ड्राफ्ट को रिजेक्ट किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अभी मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? मुस्लिम लीग चाहती थी कि जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज़ हैं इंडिया में उस टाइम पर, उन सभी को एक इंडिपेंडेंट कंट्री में इंक्लूड किया जाए, राइट। मीन्स देयर वुड बी 2 कंट्रीज, पहली इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की डिमांड थी मुस्लिम लीग की, जिसके बेसिस पे उन्होंने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया था। तो उसके बाद आता है
1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। जो ये कैबिनेट मिशन प्लान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है। क्योंकि दिस इज़ द वेरी प्लान, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने की जो स्कीम है वो निकल कर आई है। कैबिनेट मिशन प्लान लेकर आया था स्कीम ऑफ फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इसकी वजह से इन नवंबर 1946 हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो बनाई जाती है। अभी कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो टोटल मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो होंगे 389। इन 389 मेंबर्स में से 296 मेंबर्स आएंगे ब्रिटिश इंडिया से और बाकी के 93 आएंगे फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। जो ये प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर हैं 93, ये आएंगे थ्रू द नॉमिनेशन क्राइटेरिया। इन मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा, इनकी इलेक्शन नहीं होगी, इनको सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेट किया जाएगा by the heads of those princely states. But when it comes to British India, अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें, ब्रिटिश इंडिया वो एरिया जहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, राइट। तो कितनी सीट्स एलोकेट की गई थी ब्रिटिश इंडिया को? ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी 296 सीट्स। अब वो कैसे फिल की जाएंगी? उनमें से 292 सीट्स फिल की जाएंगी फ्रॉम द गवर्नर प्रोविंसेस। प्रोविंसेस मींस स्टेट्स। जैसे आज हमारे इंडिया की स्टेट्स हैं वैसे उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया की जो स्टेट्स होती थी जिन्हें हम प्रोविंसेस बोलते थे वो थी 11। और जैसे आज हमारे इंडिया में यूटीज़ हैं उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया में थे चीफ कमिश्नरेट्स, राइट। तो वो थे उस टाइम पर 4। तो 296 में से जो 292 सीट्स हैं वो आएंगी प्रोविंसेस में से और जो 4 सीट्स हैं वो आएंगी चीफ कमिश्नरेट्स में से। तो ये तो था ओरिजिनल क्राइटेरिया कि कितने मेंबर्स होंगे और कितने मेंबर्स कहाँ से आएंगे। अब होती हैं इलेक्शंस। मैंने आपको बताया कि प्रिंसली स्टेट्स में कोई इलेक्शंस नहीं थी। जो सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को एलोकेट की गई थी उनको फिल किया जाएगा थ्रू द नॉमिनेशन, ऐसा कैबिनेट मिशन प्लान में लिखा था। बट अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो वहाँ पर होनी थी इलेक्शंस, वो होनी थी इनडायरेक्ट इलेक्शंस, राइट। और इलेक्शंस के बाद क्या हुआ कि जो 296 सीट थी ब्रिटिश इंडिया के पास, उनमें से 208 सीटें लेकर जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस और 73 सीट्स को जीत लिया जाता है बाय द मुस्लिम लीग और जो 15 सीट्स हैं वो इंडिपेंडेंट और अदर्स जो भी उस टाइम पे थी उनके हिस्से आती हैं, राइट। तो ये था एक बेसिक क्राइटेरिया जिस बेसिस पे ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी। इसको देखकर आप क्या समझ सकते हो? यही कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो पार्टली इलेक्टेड थी। पार्टली इलेक्टेड मतलब कि कुछ मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो इलेक्शन के बेसिस पे चुने गए थे और कुछ जो मेंबर्स थे वो नॉमिनेशन के बेसिस पे चुने गए थे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड एज वेल एज पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी और जो मेंबर्स चुने जाने थे वो चुने जाने थे ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। अभी इसका क्या मतलब है? देखिए, जो ये जनरल पब्लिक है यहाँ से चुने जाएंगे मेंबर्स टू द प्रोविंशियल असेंबलीज। जो प्रोविंशियल लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उस टाइम पर, राइट। प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनमें जो मेंबर्स होंगे उनको इलेक्ट किया जाएगा थ्रू दिस जनरल पब्लिक, राइट। बट जो ये मेंबर्स बन जाएंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के वो फर्दर इलेक्ट करेंगे मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स यहाँ पे इंडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं वो आते हैं फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के मेंबर्स थे वो आते हैं फ्रॉम द जनरल पब्लिक। वहाँ पे होती हैं इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस, राइट। तो ये एक हायरार्की बन जाती है कि अगर हम बॉटम से चलेंगे तो बॉटम लेवल पे जनरल पब्लिक इलेक्ट करेगी, डायरेक्टली इलेक्ट करेगी मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइज। हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में कि लिमिटेड फ्रेंचाइज थी। अबाउट 10% ऑफ द पॉपुलेशन हैड द वोटिंग राइट्स। सिर्फ उन्हीं पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स थे ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। कुछ ही पॉपुलेशन के कुछ ही हिस्से को ये राइट दिया गया था, राइट टू वोट, उसे बोलते हैं लिमिटेड फ्रेंचाइज। तो ये पावर जो दी गई थी वो कुछ ही पब्लिक को दी गई थी और उन्होंने डायरेक्टली इलेक्ट किया था इस
इन मेंबर्स को जो प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठते थे। और भी जो ये यहाँ पर मेंबर्स बैठे थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उन्होंने चूज़ किया था मेंबर्स को जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाकर बैठेंगे, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिसमें 389 मेंबर्स थे, राइट, इसमें हर एक सेक्शन की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन थी। इन सभी मेंबर्स में हिंदूज़ को भी रिप्रेजेंटेशन मिली, मुस्लिम्स को भी, सिख्स को भी, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एससी एंड एसटीज, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग वुमेन, राइट। जनरली द रेशो वाज, अगर आप पढ़ोगे बुक में तो रेशो इज़ 1:10 lakh और 1:1 million। इट मीन्स 10 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दी गई थी एक सीट, राइट। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, हमने अभी देखा। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है इसकी फर्स्ट मीटिंग जो होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। बट इस मीटिंग में क्या था कि इस मीटिंग को बायकॉट किया गया था बाय द मुस्लिम लीग, राइट। और एक और बात बताऊं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसमें 93 मेंबर्स आने थे, हमने देखा वो आने थे फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स, राइट। तो ये प्रिंसली स्टेट्स थे ना, इन्होंने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अप टू 1947। 1947 तक इन प्रिंसली स्टेट्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये दूर ही रहे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो फर्स्ट मीटिंग थी उसको बायकॉट किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमारी एक सेपरेट कंट्री हो, उनका खुद से ही संविधान लिखेंगे, ऐसा उनका मानना था, राइट। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया इस फर्स्ट मीटिंग का। और इस फर्स्ट मीटिंग में जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। अभी ये क्यों बनाए गए थे, राइट। देखो ये ना एक फ्रेंच प्रैक्टिस है जिसमें क्या होता है कि जो एक बॉडी का सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है, राइट, एज वाइज जो सबसे ओल्ड मेंबर है उनको हम प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे, ऐसी जो फ्रेंच प्रैक्टिस है। और इसको फॉलो करते ही सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया। अभी इनका क्या काम था? इनका ये काम था कि जो एक बॉडी बनी है उनके लिए एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना, यही इनका काम था, राइट। तो होता क्या है, 11 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया इनके द्वारा, और एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी को इलेक्ट किया गया एज अ वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा ऑन 13 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947, राइट। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया था इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यही हमारा आज का क्या है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सारे का सारा संविधान बनाने के बाद उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रियम्बल ऐड किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये फैक्ट आप याद रखना। उसके बाद 3 जून को आता है जी माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, वो अपना लेकर आता है माउंटबेटन प्लान। उस माउंटबेटन प्लान में क्या था? उस माउंटबेटन प्लान में एक चीज़ दी गई थी कि जो इंडिया है उसके 2 डोमिनियंस होंगे, एक होगा इंडिया और एक होगा पाकिस्तान। जो भी इंडिया की स्टेट्स हैं, जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, राइट, तो उनको ये ऑप्शन दी गई थी कि आप चूज़ कर लो, अगर आप इंडिया का पार्ट बनना चाहते हो तो आप इंडिया का पार्ट बन जाओ, अगर आप पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हो तो आप पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ, राइट। इंडिया की पार्टीशन होने जा रही थी और 2 डोमिनियंस बनने जा रहे थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ के जो स्टेट्स थी उनको ये लॉ किया गया कि ईदर यू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया और यू बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर आपने किसी का भी पार्ट नहीं बनना तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो ऐसी प्रोविज़न लाई गई इस माउंटबेटन प्लान में। तो इस माउंटबेटन प्लान के आने के बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिस इंडिया को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला था इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। तो अभी जब इंडिपेंडेंस एक्ट आता है तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद हमारे
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान बना रही थी, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। देखिए, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आने के बाद सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि जो हमारी असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको सॉवरन बॉडी बनाया गया। इट मीन्स कि अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उस पर किसी भी तरीके का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, किसी का भी। वो अपने लेवल पे खुद ही डिसीज़न ले सकती है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होगी, वो सॉवरन बॉडी होगी। ओके, तो वो जैसा चाहे वैसा संविधान बना सकती है, और जो ब्रिटिशर्स के अभी तक के लॉज थे उनको अल्टर कर सकती है, उनको चेंज कर सकती है, और या उनको रिपील बिल्कुल ख़त्म कर सकती है। तो ऐसी बॉडी बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा। सेकंड क्या किया गया कि इसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक और राइट दिया, वो था, एक और फंक्शन दिया, वो था लेजिस्लेशन का। इट मीन्स कि जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके पास अभी दो फंक्शंस थी। वो दो फंक्शंस कौन कौन से थे? एक तो था संविधान को बनाने का, और दूसरा था ऑर्डिनरी लॉज को बनाने का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान तो बना ही रही थी, राइट। उसके बाद उसको एक और फंक्शन दिया गया, वो था ऑर्डिनरी लॉज को बनाने का, कि वो एज अ पार्लियामेंट भी एक्ट कर सकती है। तो एक ही बॉडी एक टाइम पे दो फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है, पहला संविधान को बनाने का, दूसरा एज अ पार्लियामेंट, राइट। तो जब भी हमारी ये असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिलती थी, तब उसको चेयर किया जाता था बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब भी वो एज अ पार्लियामेंट एक्ट करती थी, तो उसके प्रेजेंट होते थे जीवी मवलंकर, राइट। तो जो ये दो फंक्शंस थे, एक्ट बनाने के और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के, ये दोनों फंक्शंस चलते हैं अप टू 2 नवंबर 1949 तक, क्योंकि 2 नवंबर 1949 को जो ये टास्क था संविधान को बनाने का, ये ख़त्म हो गया था, राइट। और तीसरा जो इफ़ेक्ट पड़ता है इंडियन इंडिपेंडेंस का, वो पड़ता है मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, उस टाइम पे इंडिया के जो रीजन्स थे, बहुत सारे रीजन्स इंडिया के जो पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, राइट। वो एरियाज़ जो पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, तो उनके मेंबर्स की जो मेंबरशिप है वो तो कैंसिल ही करी जाएगी, राइट। तो इसलिए जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कम हो गई थी। पाकिस्तान के बनने के बाद इंडिया के जो रीजन्स थे वो चले गए थे पाकिस्तान के पास, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ थी, नंबर ऑफ मेंबर्स थे, वो कम हो गए थे। पहले थे 389 मेंबर्स, अभी वो कम हो गए थे फ्रॉम 389 टू 299। तो अभी उनको कैसे डिवाइड किया गया कि इन 299 सीट्स में से 229 सीट्स आएंगी फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविंसेस, राइट। और जो 70 सीट्स थी वो एलोकेट की गई टू द प्रिंसली स्टेट्स। पहले थी 296 मेंबर्स, अभी रह गए थे 229 मेंबर्स इन केस ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस, और पहले थे 93 मेंबर्स, अभी रह गए थे 70 मेंबर्स इन केस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो ऐसे जो एक टोटल स्ट्रेंथ थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कम हो गई थी, राइट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, अभी इन्होंने जो संविधान को बनाने का काम था उसको और कंटिन्यू किया। और संविधान को बनाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट और इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो बनने जा रहा था, तो उसके लिए क्या किया गया, पूरे संविधान को बनाने का जो भी काम था, जो भी वर्क था, उसको डिवाइड किया गया इनटू वेरियस कमेटीज़, राइट। वो कमेटीज़ कौन कौन सी थी? अगर हम एक ओवरव्यू लें, तो जो भी कमेटीज़ थी उनमें से 8 तो थी जी मेजर कमेटीज़, और बहुत सारी थी माइनर कमेटीज़, राइट। जो 8 मेजर कमेटीज़ थी, इनके नाम आपको याद रखने हैं। और जो 8 मेजर कमेटीज़ थे, उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, हेडेड बाय B.R. अम्बेडकर, राइट। तो चलिए, कौन कौन सी कमेटी थी जो मेजर कमेटीज़ में आती हैं। मेजर कमेटीज़ में यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी, परमिशनल कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। दीज वर द 8 मेजर कमेटीज़ जिन्होंने संविधान को बनाने में हेल्प की,
अगर हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो वो तो हमें पता ही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो एक मेन काम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का, वो था ड्राफ्टिंग कमेटी के पास, और उनके हेड थे बी आर अम्बेडकर। ये बाकी जो 3 पर्सनैलिटीज़ रहेगी वो हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अभी हम देखेंगे कि नेहरू जी के पास थी 3 कमेटीज़ की चेयरमैनशिप, राइट। वो कौन कौन सी थी? यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट कमेटी को चेयर करते थे। इन 3 कमेटीज़ को चेयर करते थे जवाहरलाल नेहरू जी। और प्रोविंशियल कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी, इन 2 कमेटीज़ को चेयर करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो रूल्स कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी है, इनको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थी मेजर कमेटीज़। इसके अलावा बहुत सारी माइनर कमेटीज़ भी थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, राइट। अब देखते हैं कि जो एक मेन कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। वो बनाई गई 29 अगस्त 1947 को। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके थे 7 मेंबर्स, राइट। सबसे पहले तो बी आर अम्बेडकर जी जो थे चेयरमैन ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके बाद जी गोपाल स्वामी अयंगर, देन अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एम माधवराव जिन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मित्र को, और टी टी कृष्णामाचारी जिन्होंने रिप्लेस किया था डी पी खेतान को, राइट। तो ये मेंबर्स आपको याद रखने हैं क्योंकि यूपीएससी कभी भी ऐसी ट्रिक खेल सकता है और ये मेंबर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछ सकता है इन द क्वेश्चंस, राइट। तो ये काम है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वो एक एक्चुअल में स्टार्ट होता है। तो जब ये स्टार्ट होता है वो होता है ऑन फरवरी 1948। फरवरी 1948 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो सबमिट किया जाता है बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी, राइट। उसके बाद फिर होता है अक्टूबर 1948 को सेकंड ड्राफ्ट सबमिट। उसके बाद नवंबर 4 1948 को फाइनल जो ड्राफ्ट है उसको सबमिट किया जाता है असेंबली में, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उस ड्राफ्ट पर होती है फर्स्ट रीडिंग, राइट। इस फर्स्ट रीडिंग में जनरल डिस्कशन की जाती है सभी प्रोविजंस के ऊपर। नवंबर 15 1948 को होती है उसकी सेकंड रीडिंग। इसमें बहुत ही डिटेल में सभी प्रोविजंस को डिस्कस किया गया था, राइट। फिर 14 नवंबर 1949 में होती है इसकी थर्ड रीडिंग। 3 रीडिंग्स में फाइनल ड्राफ्ट को डिस्कस किया गया और फाइनली 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया जाता है संविधान को, राइट। तो उस टाइम पर एक था प्रीएम्बल जो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद ऐड किया गया, और उसमें थे 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। ओरिजिनली जो हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ था और उसको अडॉप्ट किया गया था उसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 थे शेड्यूल्स। ये आपने याद रखना है। उसके बाद जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था उसको हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1949 को। तो उसको एनफोर्स कैसे किया गया? कुछ ऐसी प्रोविजन थी जो कि सिटीजनशिप के रिगार्डिंग थी, ट्रांजिशनल प्रोविजन थी, टेम्परेरी प्रोविजन थी, राइट। उनको उसी टाइम पर लागू किया गया। उनको लागू किया गया नवंबर 26 1949 को ही लागू किया गया। तो ये बहुत ही कम प्रोविजन थी जिनको उसी दिन लागू किया गया था जिस दिन हमने अडॉप्ट किया था, राइट। बट बहुत सारी जो प्रोविजन थी, जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लागू किया गया ऑन जनवरी 26 1950, राइट। जनवरी 26 1950। अभी क्वेश्चन ये है कि हमने जो हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। लागू किया गया ऑन 26 जनवरी 1950। तो वाई इज़ दैट सो? हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया? क्योंकि इसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। 26 जनवरी को हमने पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था 1930 में, राइट। तो इस स्पेशल डे को ही हमने सोचा कि क्यों ना हम हमारा संविधान भी इस स्पेशल डे पे ही लागू करें, राइट। तो इसलिए ये डिसीज़न लिया गया। अभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने संविधान बनाया, साथ के साथ वो एज अ पार्लियामेंट भी एक्ट करती थी, राइट। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने और कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए? पहली चीज़, इन्होंने रेटिफाई की मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ,
इन मई 1949। उसके बाद हमारे जो नेशनल फ्लैग है तिरंगा, उसको अडॉप्ट किया गया ऑन 22 जुलाई 1947 को। फिर जो नेशनल एंथम है ऑन 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। सेम डेट पर हमने नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। राइट, तो ये डेट्स तो बिल्कुल सेम ही हैं। राइट, क्या कि अगर आपने याद रखना हो तो 24 जनवरी 1950 को हमने 3 काम किए थे। पहला, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था। दूसरा, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था। थर्ड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया था, वो थे राजेंद्र प्रसाद। राइट, उसके बाद जो 22 जुलाई की डेट है उसको हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। और जो हमारी इंडिया की मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ की, उसको रेटिफाई किया था मई 1949 में। ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो हमारे देश का नेशनल एंथम है वो कौन सा है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और किसके द्वारा लिखा गया, ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है वो कौन है और किसके द्वारा लिखा गया, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। राइट, अभी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। राइट, पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनाई गई थी उसकी जो सील थी ना, उसका जो सिंबल था वो था जी एलिफेंट का। राइट, उसके बाद जो बी.एन. राव हैं, सर बी.एन. राव, वो अपॉइंट किए गए थे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। उसके बाद एच.वी.आर. अयंगर वाज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी.एन. राव। और सेक्रेटरी कौन थे असेंबली के? एच.वी.आर. अयंगर। पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम था वो था मेन ड्राफ्टिंग कमेटी के पास। राइट, उसमें से भी जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे जो संविधान के ड्राफ्ट रेडी कर रहे थे वो थे एस.एन. मुखर्जी। तो ये जो एक चीफ फंक्शन था ड्राफ्ट रेडी करने का वो था एस.एन. मुखर्जी के पास। उसके बाद प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो हमारा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन, वो कैलीग्राफर कौन थे, वो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा वो लिखा गया था। राइट, और जो हैंड राइटिंग थी वो इटैलिक स्टाइल में लिखी गई थी। और जो ये ब्यूटीफाई एंड डेकोरेट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को, वो किया गया था बाय द नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। अभी ब्यूटीफाई देखो, जो ये अंदर का चीज़ है ना, जो ये अंदर की, यहाँ पे जो एक्चुअल कैलीग्राफी में चीज़ें लिखी गई हैं वो लिखी गई थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। राइट, जो ये बाहर की जो डेकोरेशन है, राइट, तो ये की गई थी बाय नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। राइट, तो इन्होंने इल्यूमिनेट, ब्यूटीफाई और बहुत ही अच्छे से इसको डेकोरेट किया था। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। और साथ के साथ इन्होंने ब्यूटीफाई किया था हमारे इंडिया का जो ओरिजिनल प्रियम्बल है उसको भी। राइट, देखिए, हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है और प्रियम्बल है, दोनों को लिखा गया था बाय द प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को ब्यूटीफाई किया गया था बाय नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। अभी ये बात हुई कि जो इंग्लिश स्क्रिप्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसके बारे में। अगर हम बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी वर्जन को किसने लिखा था, हमारी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिंदी वर्जन को लिखा गया था वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा और डेकोरेट किया गया था अगेन नंदलाल बोस के द्वारा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और ये पूरी डिस्कशन थी कि हमारे जो इंडिया का संविधान है वो कैसे बना। हमारे इंडिया का संविधान एक बॉडी के द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो बनाएगी कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, राइट, उसमें ओरिजिनली 389 मेंबर्स थे। बट जब इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में तो जो टोटल मेंबर्स थे इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो रिड्यूस हो गए टू 299। और उसके बाद जो एक एक्चुअल काम था संविधान को बनाने का वो स्टार्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी इन दिस वेरी वीडियो। अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी पॉइंट में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राइट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी एस्पिरेंट्स को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं। तो मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।